हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 11 में बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण। तो जो यूनिट नंबर 11 हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला, उस यूनिट में हमें सबसे पहले पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 और हमने ग्रुप नंबर 13 यानी बोरोन परिवार के तत्वों को कल स्टार्ट कर दिया था और आज हमें पढ़ना है बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण। तो जल्दी से आप इस हेडिंग को अपनी नोटबुक पे लिख लो, अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिखो बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण। बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण, जल्दी से हेडिंग लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें पढ़ने हैं बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुण, या फिर आप कह सकते हो 13वें वर्ग के तत्वों के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 हेडिंग डालो आप। नंबर 1 हेडिंग लिखो परमाणु व आयनिक त्रिज्या। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु व आयनिक त्रिज्या की, कि जो बोरोन परिवार के तत्व हैं या वर्ग नंबर 13 के तत्व हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको पता है कि S ब्लॉक तत्व इधर हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया था S ब्लॉक में, वे तो इधर हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 यानी बोरोन परिवार के तत्व जो हम पढ़ रहे हैं वो इधर रखे हुए हैं। तो पक्की बात है कि इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या S ब्लॉक तत्वों से छोटी होगी, क्योंकि आपको पता है कि इधर को जाने से परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घटती है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। पता है ना आपको? तो आप सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे कि इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या, परमाणु व आयनिक त्रिज्या, परमाणु व आयनिक त्रिज्या, क्षार धातु लिख दो या क्षारीय मृदा धातु लिख लो, या फिर लिखते हैं S ब्लॉक तत्व। S ब्लॉक तत्वों से कम होती है। S ब्लॉक तत्वों से कम होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी परमाणु त्रिज्या भी और आयनिक त्रिज्या भी S ब्लॉक तत्वों से क्या होती है, कम। ठीक है। S ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 भी आ गया है और ग्रुप नंबर 2 भी, दोनों हमने पढ़ लिए। ग्रुप नंबर 1 को आपने कहा था क्षार धातु और ग्रुप नंबर 2 को आपने कहा था क्षारीय मृदा धातु। अब देखो, इसके अलावा इसमें एक बात और सीखनी है आपको। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ती हैं, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, पर इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से नहीं बढ़ेगी। आपको पता है इस ग्रुप में सबसे ऊपर कौन सा तत्व है? सबसे ऊपर तत्व है यहाँ बोरोन। बोरोन के बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है गैलियम, गैलियम के बाद है इंडियम और इंडियम के बाद है थैलियम। तो नॉर्मली परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो क्रम ऐसा होना चाहिए कि बोरोन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी
उसके बाद एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की, और गैलियम के बाद इंडियम की, और इंडियम के बाद थैलियम की। ऐसी होनी चाहिए परमाणु त्रिज्या, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। क्रम पता क्या होता है? क्रम होता है कि बोरोन की परमाणु त्रिज्या तो सबसे छोटी है, और उसके बाद एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या को यहाँ रखेंगे और गैलियम की यहाँ, यानी गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कुछ छोटी होती है। क्यों होती है मैं बताऊंगा आपको। तो बोरोन के बाद नंबर आना चाहिए था एल्यूमिनियम का, पर आता है गैलियम का, और गैलियम के बाद फिर यहाँ क्या पहुँच गया? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद नंबर आना चाहिए था इंडियम का। इसमें भी क्रम थोड़ा सा बदल जाता है, लगभग बराबर होती है वैसे इन दोनों की त्रिज्याएं, पर मैं लिखूँगा थैलियम, और थैलियम के बाद लिखूँगा इंडियम। देखो यहाँ दो जगह क्रम बदला है, एक तो क्रम यहाँ बदला है इन दोनों के बीच, और एक क्रम इन दोनों के बीच। तो वैसे तो नॉर्मली सब बच्चों को पता है कि यदि वर्ग में, यही तो है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 है ये, और इस ग्रुप में, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, पर परमाणु त्रिज्या इस क्रम में तो है ही नहीं, बढ़ते हुए क्रम में तो है ही नहीं। दो जगह परमाणु त्रिज्या में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, एक तो इस जगह और एक तो इस जगह। ये ऊपर चला जाएगा और एल्यूमिनियम आ जाएगा नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और इंडियम आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है कि दो जगह क्रम बदला है, जो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। भाई ऐसा क्यों हुआ है? जब सबको पता है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो इसमें यह क्रम यहाँ और यहाँ क्यों बदला? ठीक है, इनकी तो लगभग बराबर होती है, आप यहाँ लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हो। एक हेडिंग लिखता हूँ नोट, नोट में समझाता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों हुआ है। देखो हमें एक बात देखने को मिली कि जो गैलियम है, गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या है, गैलियम की परमाणु त्रिज्या वो छोटी है। किससे? एल्यूमिनियम से। होनी चाहिए थी बड़ी, एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या से क्या है? छोटी है। भाई होनी चाहिए थी बड़ी, पर है छोटी, ठीक है। ऐसा पता कितनी है? ये जो है लगभग 135 पिकोमीटर है, इसका मान लगभग 135 पिकोमीटर होता है गैलियम की परमाणु त्रिज्या का मान, और इसका होता है 143 पिकोमीटर। वैसे इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रहा आपको, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भाई गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए थी, पर है एल्यूमिनियम से छोटी। क्यों हुई है? इसका कारण ये है कि जब कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहा था, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पढ़ाया था, और गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे के डी उपकोष में, तीसरी कक्षा के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आए थे, और वे जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स थे उनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है बहुत। परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ भी कह दो आप। तो 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परिरक्षण प्रभाव बढ़े हुए आवेश के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसा इसलिए हुआ है, यानी गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए थी, पर छोटी इसलिए हुई है क्योंकि गैलियम में 3d10 इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है या आवरण प्रभाव है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो परिरक्षण प्रभाव बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कंपैरिजन में, बढ़े नाभिकीय आवेश की तुलना में, बढ़े नाभिकीय आवेश की तुलना में, बढ़े नाभिकीय आवेश की तुलना में दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है। इसका मतलब क्या है? देखो मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
आपको इस बात का पता है कि भाई सबसे ऊपर तत्व बोरोन रखा हुआ है, बोरोन के बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या तो बोरोन की होनी चाहिए थी, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की और फिर गैलियम की एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए थी त्रिज्या। पर गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से छोटी है, देखो 135 पिकोमीटर 143 पिकोमीटर। इसकी त्रिज्या छोटी इसलिए है क्योंकि जब गैलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना 31 का, तो कल मैंने लिखवाया था परमाणु क्रमांक इसका 31 होता है 31 1s2 2s2 में, यानी आप बहु नियम से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा भाई कक्षाएं तो इसके पास 4 हैं, पर तीसरी कक्षा के जो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका परिरक्षण प्रभाव होता है बहुत कम, यानी ये बाहर वाली कक्षा को नाभिक से उतना दूर नहीं धकेल पाते हैं जितना धकेलना चाहिए। और भाई जितना परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जितने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नाभिक में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे उतने, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल को आप नाभिकीय आवेश की तरह भी बोल सकते हो। तो नाभिकीय आवेश जितना काम करता है ना, या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन नाभिकीय आकर्षण बल जितना काम करता है, यह परिरक्षण प्रभाव 3d 10 इलेक्ट्रॉनों का उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। किसका? नाभिकीय आकर्षण का। और जब उसका मुकाबला नहीं कर पाता है तो नाभिकीय आकर्षण परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है, और जब नाभिकीय आकर्षण परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है ना, तो कक्षाओं की संख्या का बढ़ना कोई प्रभाव नहीं डालता है परमाणु त्रिज्या पर। तो वास्तविकता में कक्षाएं तो भाई इसके पास तो 2 कक्षाएं हैं, इसके पास 3 कक्षाएं हैं, इसके पास तो 4 कक्षाएं हैं, और जब इसके पास 4 कक्षाएं हैं तो इसका साइज तो बड़ा होना चाहिए, पर इस पे 3 कक्षाएं हैं, इसका साइज फिर भी बड़ा है, इसके पास 4 कक्षाएं हैं, इसका साइज छोटा है। इसका कारण यह है कि 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परिरक्षण प्रभाव, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को धकेलने का इफेक्ट कम है नाभिकीय आकर्षण जो बढ़ा है उसके कंपैरिजन में, इसलिए जीत यहाँ नाभिकीय आकर्षण की ही होती है। और जब नाभिकीय आकर्षण की जीत होगी तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा नाभिक की तरफ खींचेंगे तो साइज तो घटेगा ही, भले ही कक्षा बढ़ रही हो। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ये जो साइज का इस तरीके से घटता है ना, ये परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण जो साइज घटता है, इस घटना को हम कहते हैं संक्रमण संकुचन। क्या कहते हैं? संक्रमण संकुचन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, इस घटना को क्या कहते हैं? संक्रमण संकुचन। इस घटना को संक्रमण संकुचन कहते हैं। इस घटना को संक्रमण संकुचन कहते हैं। भाई कभी कभी कोई पेपर सेटर ऐसा होता है जो इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, ध्यान रखना, आप इस शब्द को ध्यान रखना, संक्रमण संकुचन, अंडरलाइन कर लेना इसे जब लिखोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, चलो एक हेडिंग लिखते हैं नोट। एक बात और बताता हूं, इसी प्रकार जो हमारे पास कौन सा तत्व है, हमारे पास अगला तत्व है ये, इंडियम से बड़ा साइज होना चाहिए था थैलियम का। इसी प्रकार जो थैलियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है ना, थैलियम की परमाणु त्रिज्या, हालांकि यहाँ मैंने छोटी लिख रखी, होनी तो चाहिए थी बड़ी, इसे कह सकते हो लगभग बराबर होती है इंडियम की परमाणु त्रिज्या के। इंडियम की परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर होती है। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि जो थैलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना इसका, तो इसमें आएंगे 4f इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ 3d इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण प्रभाव बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कंपैरिजन में कम है, इसी तरह थैलियम में आते हैं 4f इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख देता हूँ, 4f इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव,
तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो f इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स, इनका परिरक्षण प्रभाव तो d इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, d इलेक्ट्रॉन से भी क्या होता है, कम। ठीक है। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछ ले ना, चलो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। यदि कोई पूछ ले आपसे कि परिरक्षण प्रभाव का क्रम बताओ, परिरक्षण प्रभाव का क्रम बताओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रखना कि जो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, या s कक्षक के कह दो, उनका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है s का, और s के बाद उससे कम होता है p इलेक्ट्रॉन्स का, उससे कम होता है d इलेक्ट्रॉन्स का, और परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है f इलेक्ट्रॉन्स का। ये मैंने आपको उपकोष के हिसाब से बताए हैं, उपकोष के। SPDF क्या है, उपकोष। उपकोष के आधार पर परिरक्षण प्रभाव का क्रम बताया है, या आवरण प्रभाव का क्रम बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट। ठीक है, उपकोषों के आधार पर। मतलब ये जो S उपकोष होता है ना, ये नाभिक के ज़्यादा पास होता है, इसलिए इसका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और P उपकोष, D और F, जितना आप इधर को बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक से दूरी बढ़ रही, और इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को उतने कम बल से धक्का देंगे वे इलेक्ट्रॉन। तो यदि कोई मेरे से पूछता है कि s इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा धकेल सकते हैं बाहर की तरफ, या f इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कहूँगा यार s इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। इसका मतलब s इलेक्ट्रॉन्स, s उपकोष के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ ज़्यादा धक्का देंगे, यानी ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर बात? ये तो बात है उपकोषों की। और यदि कोई आपसे पूछता है यार कक्षा का हिसाब बताओ, तो जो कक्षा नाभिक के जितने पास है उसका परिरक्षण प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। कान खोल के सुन लो इस बात को ढंग से। जो कक्षा नाभिक के जितने पास है उसका परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। परिरक्षण प्रभाव समझते हो ना आप? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ यानी नाभिक से दूर धकेलने का गुण, नाभिक से दूर प्रतिकर्षित करने का गुण। ठीक है, मतलब परिरक्षण प्रभाव चाहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास ना आए, और नाभिकीय आकर्षण या नाभिकीय आवेश चाहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को खींचे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस। परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय प्रभाव, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है, मिला जुला जो रिजल्ट होता है, उसके हिसाब से आउटर मोस्ट ऑर्बिट नाभिक से दूरी अपनी व्यवस्थित करता है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। ये तो हुई हमारी परमाणु त्रिज्या। अब दूसरा गुण पढ़ेंगे हम, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने डिस्कस करा, और इसमें हमने बात करी कि भाई परमाणु व आयनिक त्रिज्या वैसे नॉर्मली तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ा करती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, नॉर्मली तो ऐसा होता है। पर यदि आप इस ग्रुप नंबर 13 में बात करो, 13वें वर्ग में बात करो, तो 13वें वर्ग में हमें अपवाद देखने को मिलते हैं, यानी दो जगह परमाणु त्रिज्या में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी परमाणु त्रिज्या, वैसे नहीं बढ़ी। दो जगह हमें चेंज देखने को मिले, और वे चेंज जो मिले हमें देखने को, उनका कारण यही था। एक जगह तो था 3D इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव, और एक जगह था 4F इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। अब हम पढ़ते हैं हेडिंग नंबर 2, यानी दूसरा भौतिक गुण, धात्विक लक्षण। हेडिंग नंबर 2 लिखो आप, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण की बात कर रहे, चलो, कि जो हमारे बोरोन परिवार के तत्व हैं उनमें धात्विक लक्षण किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखो, एक बात ध्यान रखना कि वर्ग में हमेशा, वर्ग में ऊपर से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
हमेशा ध्यान रखना कि धात्विक लक्षण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। ये क्या लिखा हुआ? धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण, उसे कहते हैं धात्विक लक्षण। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर है बोरोन, बोरोन के बाद है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, गैलियम के बाद है इंडियम, इंडियम के बाद है थैलियम। यही तो हैं 5 तत्व बोरोन परिवार में या 13वें ग्रुप में। इसमें आपका जो बोरोन है ना, ये अधातु है। अब आप कहोगे कि सर क्यों है अधातु जब इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है? तो बेटे बाहरी कक्षा में भले ही 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पर इसका साइज तो छोटा है ना बहुत, परमाणु त्रिज्या छोटी है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत मुश्किल है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसकी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए बोरोन को हम अधातु ही मानकर चलते हैं। बाकी जितने भी हैं बचे हुए तत्व, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इन सब को कहूँगा मैं कि ये सब हैं धातु, ये सब धातु हैं। ये बात पक्की है, ये सब क्या हैं? धातु हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसमें ये जो गैलियम है ना, इसे ध्यान रखना आप। ये जो गैलियम है ये द्रव होता है, द्रव धातु। जैसे पारा, पता है ना, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो गैलियम भी क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और बाकी जितने भी बचे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि शेष सभी जितने भी बचे इसमें तत्व, शेष सभी क्या हैं? ठोस अवस्था में पाए जाने वाली धातु हैं। शेष सभी क्या हैं? ठोस। ध्यान रखोगे? बस गैलियम को ध्यान रखना कि गैलियम कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की। नंबर 3, आयनन एंथैल्पी कह दो या आयनन विभव कह दो या आयनन ऊर्जा कह दो या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी कह सकते हो। आयनन एंथैल्पी, देखो एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं कहूँ आपको कि दूसरे वर्ग की प्रथम यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो लिखी मैंने सेकंड ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और मैं यहाँ लिखता हूँ हमारा कौन सा ग्रुप है? 13वां ग्रुप है ना, बोरोन परिवार। तो यहाँ लिखा 13वें ग्रुप, वर्ग लिख दूँ जैसे इधर लिखा था, वर्ग की 13वें वर्ग की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनका कंपैरिजन करवा रहा मैं आपको। तो जो आपके सेकंड ग्रुप है जिसे आप कहते हो क्षारीय मृदा धातु, उनका प्रथम आयनन विभव और इनका प्रथम आयनन विभव, तो प्रथम आयनन विभव इसका ज़्यादा है सेकंड ग्रुप का। ये बात बच्चों को हजम नहीं होती है नॉर्मली। बच्चा सोचता है कि सर आपने तो हमें जब आवर्त सारणी पढ़ाई थी तो आवर्त सारणी में यूँ पढ़ाया था कि जब इधर को चलोगे तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बढ़ेगा। तो ये तो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप, और ये है 13वां ग्रुप। जब इधर को जा रहे तो आयनन ऊर्जा तो इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी 13वें वर्ग वालों की, और आप कह रहे सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या प्रथम आयनन विभव का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी, कुछ भी कह दो। तो सेकंड ग्रुप जब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है और 13वां ग्रुप रखा हुआ है आगे बोरोन परिवार, तो 13वें ग्रुप का तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। ऐसा होना चाहिए, पर आपने ऐसा उल्टा क्यों लिख दिया? उल्टा पता क्यों लिखा बेटे? यदि आप सेकंड ग्रुप की बात करो तो सेकंड ग्रुप की खासियत यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। ठीक है, यहाँ चूंकि का निशान लगाता हूँ, NS2 विन्यास होता है। और यहाँ विन्यास होता है NP1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप कहोगे कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, विन्यास तो विन्यास है, फर्क पड़ेगा। यूँ बताओ कि यह S 2 इलेक्ट्रॉनों में पूरा भर जाता है, पूरा भरा हुआ उपकोष है, और पूरा भरा हुआ उपकोष है तो ज़्यादा स्थायी है। समझ लो ध्यान से, कान खोल के। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, S उपकोष में एक कक्षक और 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसमें है तो S उपकोष पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरा हुआ है तो ज़्यादा स्थायी है, और ज़्यादा स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें बाहरी कक्षा का S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण S उपकोष पूरा भरा हुआ होता है, और पूरा भरा हुआ उपकोष होता है स्थायी, और जब स्थायी होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो इसे निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने लिखा कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन 13 ग्रुप के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहरी कक्षा के P में 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई P में जब 1 इलेक्ट्रॉन है, P ना तो पूरा भर रहा ना तो आधा भर रहा। भाई P में 6 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरा भरा हुआ होता, मैं कहता है स्थायी है। P पूरा भरता है 6 इलेक्ट्रॉनों में और आधा भरता है 3 इलेक्ट्रॉनों में। ना तो P में 6 इलेक्ट्रॉन है कि पूरा भर रहा हो, और ना तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है कि आधा भर रहा हो, ना तो पूरा भर रहा ना तो आधा भर रहा। इसका मतलब स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं, कुछ भी स्थायित्व ही नहीं इसके अंदर। और जब यह उपकोष स्थायी नहीं है तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा अपने। इसका मतलब इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहरी कक्षा के बाहरी उपकोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा एनर्जी दोगे एकदम निकल जाएगा बाहर। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको आयनन एंथैल्पी को ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको परमाणु त्रिज्या का क्रम बताया था, इससे पहले परमाणु त्रिज्या का क्रम बताया था। परमाणु त्रिज्या के क्रम में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या बोरोन की होती है। बोरोन के बाद आना चाहिए था नंबर किसका, एल्यूमिनियम का। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, यदि आप 13वें ग्रुप को देखते हो तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये याद होने चाहिए बेटे आपके। अब देखो बोरोन के बाद परमाणु त्रिज्या किसकी होनी चाहिए, बोरोन के बाद बोरोन से बड़ी परमाणु त्रिज्या होनी चाहिए एल्यूमिनियम की, पर मैंने कहा था कि यहाँ सीक्वेंस बदल जाता है। बोरोन के बाद परमाणु त्रिज्या होती है गैलियम की, और गैलियम से फिर बड़ी परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम के बाद आना चाहिए था इंडियम को, पर यहाँ भी सीक्वेंस थोड़ा सा बदल जाता है, तो मैं लिख देता हूँ। चलो ऐसा, वैसे कुछ बुक्स में लगभग बराबर भी लिख रखा है। ये लिखा मैंने Tl थैलियम और फिर लिखा इंडियम, ठीक है। तो आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या का ये क्रम है। परमाणु त्रिज्या में वेरिएशन है, एक डेफिनेट सीक्वेंस में परमाणु त्रिज्या बढ़ती या घटती नहीं है, प्रॉब्लम है ना। इसीलिए आयनन एंथैल्पी में भी आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन विभव फर्स्ट, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट। तो यदि आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करोगे तो सबसे छोटा ये है, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम प्रथम आयनन विभव गैलियम का होगा, उससे कम प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम का होगा, और थैलियम के बाद इंडियम का। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, देखो। नहीं तो सबको पता है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जब बढ़ती है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हटता जाता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कमजोर होती जाती है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ती है। तो नॉर्मली होता क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। पर यहाँ तो सीक्वेंस बिगड़ गया ना, क्योंकि परमाणु त्रिज्या ही बिगड़ी पड़ी, तो सीक्वेंस तो बिगड़ेगा ही फिर, ठीक है।
तो आयनन एंथैल्पी का ये सीक्वेंस याद रखना आपको। परमाणु त्रिज्या की वजह से ही डिस्टरबेंस है ये। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, अगला गुण बताऊंगा फिर मैं आपको, अगला भौतिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये हुई बात, धात्विक गुण भी हमने पढ़ लिया, आयनन एंथैल्पी पढ़ लिया कि आयनन एंथैल्पी में हमें किस तरह का चेंज देखने को मिलेगा। मतलब एक डेफिनेट सीक्वेंस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्रमिक रूप से घटता है। यह वाक्य हम लिख नहीं सकते यहाँ। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि परमाणु त्रिज्या ही क्रमिक रूप से नहीं बढ़ रही है। अब परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्यों नहीं बढ़ रही? 3d इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स, d इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। यदि सब में d और f इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव समान रूप से काम करता तो परिवर्तन समान रूप से ही देखने को मिलता, पर सब में समान रूप से परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता है। अब हम बात करेंगे धन विद्युतीय लक्षण की। आयनन एंथैल्पी तो हो गया। हेडिंग नंबर 4 लिखो आप। हेडिंग नंबर 4, धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में बदल जाना। किसी भी धातु का या तत्व का इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में बदल जाना। ठीक है। तो धन विद्युतीय लक्षण में एक बात तो है कि भाई एस ब्लॉक से तो कम ही होगा। एस ब्लॉक का मतलब है एस ब्लॉक तत्वों से कम। एस ब्लॉक तत्वों से कम। यदि कोई मेरे से पूछता है ना कि 13वें वर्ग के तत्व हैं, इनका धन विद्युतीय लक्षण एस ब्लॉक से कम होगा या ज़्यादा, तो मैं कहूँगा कम होगा, क्योंकि इधर को जाने से साइज जब घट रहा तो साइज घटने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके धन आयन में बदलने की टेंडेंसी घटेगी। पक्की बात है। तो साफ बात है कि एस ब्लॉक से तो कम होगा धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण का मतलब मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में बदलना। ठीक है। तो नॉर्मली आपको बताएं ये तत्व हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर कौन है गैलियम, फिर कौन है इंडियम, और फिर है थैलियम। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? धन विद्युतीय लक्षण बढ़ना चाहिए था। यूं मैं सारे निशान ऐसे लगाता है ऐसे नॉर्मली, पर प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे का तो हिसाब बिगड़ ही गया सारा तो हिसाब बिगड़ गया तो सीक्वेंस भी आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। आप इन निशान को हटाओगे क्योंकि परमाणु त्रिज्या में वेरिएशन काफ़ी मिल रहा है यहाँ, तो इसलिए बोरोन का धन विद्युतीय लक्षण सबसे कम होगा और बोरोन से ज़्यादा एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम से धन विद्युतीय लक्षण घटेगा ही। बस इस तरीके से ये धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, फिर ध्यान रखोगे। ठीक है। अब कारण कोई पूछता है आपसे, वैसे तो मैंने बता दिया परमाणु त्रिज्या में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा, पर यदि फिर भी कोई कारण पूछ रहा ना तो आप ध्यान रखना कि आप यहाँ कारण लिख देते हैं। चलो कारण यहाँ लिख देते हैं। कारण डी व एफ इलेक्ट्रॉन्स का, डी व एफ इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, या परिरक्षण ही लिख दो खाली। डी व एफ इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण है, इसलिए यह निश्चित क्रम में नहीं है। ठीक है। नंबर 5, पांचवा गुण मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक गुण संयोजकता। संयोजकता पढ़ाऊंगा बेटे। एक तो संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ कि ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? बोरोन परिवार का तत्व, जिन्हें हम कहते हैं कौन से ग्रुप के हैं? 13वें ग्रुप के। और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3।
जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ज़्यादातर ये क्या करेंगे, 8 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन तो लेने से गए, 3 देंगे, और 3 देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन देते ही इनके ऊपर आवेश आ जाएगा +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या तो ज़्यादातर +3 दिखाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए तो संयोजकता ज़्यादातर क्या दिखाएंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है आपको कि संयोजकता तो आपको लिखनी है कि इनकी संयोजकता अधिकतम कितनी होती है, 3। संयोजकता तो 3 है मैक्सिमम। और ऑक्सीकरण संख्या, जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी भाई, 3 इलेक्ट्रॉन देते ही इनके ऊपर आवेश आ जाएगा +3, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3। तो ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं +3। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ये हुआ संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या की बात। अब हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हेडिंग लिख लो आप, विद्युत ऋणात्मकता। नंबर क्या है, 6। नंबर 6 विद्युत ऋणात्मकता। आपको पता है ना विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। कोई भी तत्व या परमाणु सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर को जितने बल से या जितनी प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, उस प्रबलता को ही हम कहते हैं उस तत्व की या उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 2 यानी क्षारीय मृदा धातु या एस ब्लॉक कह दो, वर्ग 2 से तो अधिक होगी भाई, वर्ग 2 से तो अधिक ही होगी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, और वर्ग 14 से होगी कम, वर्ग 14 से क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो 13वां वर्ग है हमारा, दूसरे के तो बाद में आ रहा और 14वें के पहले आ रहा, यानी दूसरे से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और 14वें वर्ग के तत्वों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इसके तत्व। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता में क्रम यदि आप देखोगे तो वैसे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस जब आप देखोगे तो आपको वैसा ही सीक्वेंस मिलेगा। बोरोन की सबसे ज़्यादा, उससे कम विद्युत ऋणात्मकता एल्यूमिनियम की, और फिर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाएगी। होनी तो चाहिए थी कम, पर बढ़ती जा रही विद्युत ऋणात्मकता। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें पता है कि परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन था। इसकी वजह से उसका जो मिला जुला प्रभाव है वो ये देखने को मिलता है, हमें ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण पढ़ेंगे फिर हम, अगले गुण पढ़ेंगे फिर इनके बोरोन परिवार के तत्वों के। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये जो 13वां ग्रुप है ना, बोरोन परिवार के तत्व, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई भी गुण क्रमिक रूप से परिवर्तित नहीं होता। कोई एक आधा गुण ही बताऊंगा मैं आपको। मैं जितने भी भौतिक गुण यहाँ पढ़ाऊंगा उन भौतिक गुणों में से बहुत कम 1 या 2 भौतिक गुण ऐसे पढ़ाऊंगा जिनमें क्रमिक रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और वे भौतिक गुण ऐसे होंगे जो परमाणु त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते, इसलिए उनमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और ना ही विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते, ना ही धात्विक लक्षण पर निर्भर करते। इन चीज़ों पर जो निर्भर नहीं करेगा विशेष रूप से परमाणु त्रिज्या पर, उसी भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हमारा टॉपिक जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं ना। हेडिंग नंबर 7 लिखो आप, घनत्व। चलो घनत्व की बात करते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, इसमें वेरिएशन नहीं मिलने का क्योंकि परमाणु त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। पहली बात, इनका घनत्व वर्ग 2 से तो अधिक होगा, ये तो बात पक्की है, वर्ग 2 से अधिक।
यानी क्षारीय मृदा धातु जो तत्व हैं उनसे तो अधिक होगा इनका घनत्व। यदि आप एक ही आवर्त के दो तत्वों का कंपैरिजन करें, उनमें एक तत्व तो सेकंड ग्रुप का हो और एक हो ये 13वें ग्रुप का, तो परिवर्तन सबसे ऊपर बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है और फिर थैलियम है। तो यदि ऊपर से नीचे जाओगे, मैंने भले ही ऐसे लिख रखा हो, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, तो घनत्व तो बढ़ेगा ही, बस ऐसा ही निशान लगाना आपको। इसमें आपको क्रमिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा घनत्व में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 8 पर, गलनांक की बात करते हैं। चलो गलनांक, गलनांक। अब देखो गलनांक में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, गलनांक की बात कर रहे। ये सब जो है इसे छोड़ के बाकी सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो बोरोन से कम गलनांक एल्यूमिनियम का, फिर उससे कम गैलियम का, और फिर गलनांक बढ़ते जाते हैं। देखो सबसे कम गैलियम का ही होता है, क्योंकि ये तो पहले ही द्रव अवस्था में है, इसलिए इसका सबसे कम है गलनांक, द्रव अवस्था में है, ठीक है। पर यदि हम क्वथनांक की बात करें, चलो क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक एक तरह के बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, मेटेलिक बॉन्ड भी आप कह सकते हो क्वथनांक। तो क्वथनांक में इन्हें देख लो आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बेटे गलनांक तो सबसे ज़्यादा हमने बोरोन का पढ़ा था, तो क्वथनांक भी बोरोन का ही है। पर क्वथनांक में एक डेफिनेट सीक्वेंस में घटेगा क्वथनांक, ध्यान रखना। जितना आप नीचे को जाओगे, ये सबसे ऊपर रख रखा वर्ग में, ये सबसे नीचे, तो क्वथनांक क्या होंगे, घटते चले जाएंगे, ठीक है। अगली बात कर रही, चलो एक गुण और पढ़ा देता हूँ आपको। नंबर 10, यौगिकों, जो ये यौगिक बनाते हैं ना बोरोन परिवार के तत्व, उनकी प्रकृति कैसी है, मतलब कैसे कैसे यौगिक ये बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और आसानी से आपके समझ में आ जाएगी ये बात। देखो यदि मैं बोरोन की बात करूं, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही करेगा दूसरे तत्वों से, इसलिए मैं कहूँगा कि ये तो बनाता है सह संयोजक यौगिक, यानी कोवलेंट कंपाउंड। तो बोरोन कैसे यौगिक बनाता है, सह संयोजक यौगिक बनाता है बोरोन। और बाकी जितने भी तत्व हैं इसके अलावा, बोरोन के अलावा ये हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो शेष सभी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को देंगे, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध, तो बाकी सब बना सकते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ हमने लिखा आयनिक यौगिक। तो बोरोन तो बनाता है सह संयोजक यौगिक, बनाने को ज़्यादा प्राथमिकता पे रखता है, और बाकी जो तत्व हैं इसके अलावा, बोरोन के अलावा, वे आयनिक यौगिक भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके लिखो आप, अब लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे ये हमने कुल मिला के 10 भौतिक गुण पढ़े बोरोन परिवार के तत्वों के, और ये 10 के 10 भौतिक गुण अपने आप में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, और यदि नहीं आया तो वो इस तरह पूछ सकता है कि बोरोन परिवार के तत्वों का घनत्व किस क्रम में परिवर्तित होता है, या वो यूँ पूछेगा कि इसमें कौन सा सही है। 4 सीक्वेंस आपको दे देगा बदल बदल के, कौन सा सीक्वेंस सही है। घनत्व पूछ सकते हैं, गलनांक, क्वथनांक, यौगिकों की प्रकृति या प्रवृत्ति के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 10 पॉइंट 10 भौतिक गुण बराबर 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे आपको समझ में आने चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। कल मैं पढ़ाऊंगा बोरोन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।